फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रीता लाई हूँ आज आपके लिए राजनीतिक चिंतक और हमारा टॉपिक है प्लेटो। राजनीतिक चिंतक सारे एग्ज़ाम जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरल, एनवीएस, DSSB, इन सब और जिसमें पॉलिटिकल साइंस पूछे जाते हैं, उनमें आपको आपके राजनीतिक चिंतक के बारे में तो पूछे ही जाते हैं। और ख़ासकर प्लेटो, और क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता हो जिसमें प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। कम से कम राजनीतिक चिंतक से तो 14-15 क्वेश्चन तो आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेंगे ही मिलेंगे। और ख़ासकर प्लेटो से तो 1-2-3 क्वेश्चन तो रहना ही है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं हम आज का क्या हमारा टॉपिक है। इसके पहले हमने देखा था कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ, प्लेटो कहाँ के रहने वाले थे, प्लेटो के गुरु कौन थे, प्लेटो की रचनाएं देखा हमने, प्लेटो का न्याय सिद्धांत देखा हमने। आज देखेंगे कि प्लेटो किस तरह के राजा की कल्पना करते थे, प्लेटो का दार्शनिक राजा क्या था, प्लेटो का दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम आज प्लेटो का दार्शनिक राजा। प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों के शीर्ष पर एक दार्शनिक राजा बैठा हुआ है जो राज्य में न्याय की स्थापना करेगा, जिसमें सुकरात गुरु को फिर विष का प्याला ना पीना पड़े। प्लेटो को कानून के राज्य से घृणा थी, इसलिए प्लेटो एक ऐसे शासक की खोज में थे जिसकी बुद्धि निर्लिप्त हो और वह विवेक से शासन करते हुए सबके साथ न्याय कर सके। वो ऐसा राजा चाहता था, ऐसा दार्शनिक रहना चाहता था कि जो सबके साथ न्याय कर सके और वो विवेकशील हो, वो सबके साथ न्याय कर सके, वो किसी के साथ अन्याय न कर सके, जैसा कि सुकरातों के साथ हुआ था एथेंस में। चलिए देखते हैं फिर आगे प्लेटो का प्रसिद्ध कथन क्या था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है और ये बहुत बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, जब तक राजा जो है वो दार्शनिक नहीं बन जाएंगे और राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जब तक राजा विवेकशील ना हो, जब तक राजा न्याय करने वाला ना हो और अपने विवेक बुद्धि से काम ना करे, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। प्लेटो कहते हैं, जब छोटे से छोटे हम काम के लिए योग्य व्यक्ति की हम तलाश करते हैं, जूता चप्पल टूट जाने में हम कुशल मोची की तलाश करते हैं, बीमार होने पर हम विद्वान चिकित्सक खोजते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, उसी प्रकार जब संपूर्ण नगर राज्य ही बीमार है तो हम साधारण शासक से कैसे काम चला सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्लेटो एक ऐसा शासक चाहते थे जो परम ज्ञानी हो, निरपेक्ष बुद्धि वाला हो, वो किसी का पक्ष लेके न्याय ना कर सके, वो सबको एक समान देख सके और अपने विवेक से शासन कर सके। प्लेटो का दार्शनिक राजा की कड़ी आलोचना हुई, क्योंकि ऐसा निर्लिप्त बुद्धि वाला शासक इस जगत में तो संभव नहीं है, वह केवल सत्यम शिवम सुंदर ही हो सकता है। अर्थात प्लेटो का दार्शनिक राजा एक काल्पनिक राजा था, यूटोपिया है। जिस तरह के दार्शनिक राजा की कल्पना प्लेटो करते हैं वे सिर्फ सपनों में या काल्पनिक में ही सही है, वो हमारे रियल लाइफ में वैसा राजा इस धरातल पे नहीं हो सकता, ये कहकर इनकी आलोचना की गई है। लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है, सत्ता लोगों को भ्रष्ट कराती है। जो सत्ता होती है, जो ताकत आ जाती है तो लोगों को भ्रष्ट बनाती है, और जब पूर्ण ताकत हो जाती है तो व्यक्ति को वो और पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। तो ये सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। ये हमारे लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है। इसे कथन को जरूर आप लोग याद कर लेना, आप नोट कर लेना। कार्ल पॉपर ने लिखा है, प्लेटो स्वयं दार्शनिक है और रिपब्लिक दार्शनिक बनाए जाने का दावा है। प्लेटो तो दार्शनिक थे और रिपब्लिक में दार्शनिक कैसे बनना चाहिए, इन सारी बातों का उल्लेख हमारा रिपब्लिक में है। दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, राजा निरपेक्ष होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की बातें हमें रिपब्लिक ग्रंथ में मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का दार्शनिक हमने राजा देखा कि राजा कैसा निरपेक्ष होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, सबके साथ न्याय कर सके और एक पक्ष में न्याय नहीं कर सके, सबको समान रूप से देखे। तो प्लेटो का साम्यवाद क्या था, तो साम्यवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु से
निजी स्वामित्व हटाकर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना, अर्थात किसी विषय पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना ही साम्यवाद है। किसी वस्तु को निजी, मतलब कोई वस्तु निजी ना हो के सबके लिए हो, सार्वजनिक हो, सारे व्यक्ति उसका यूज कर सके, सारे व्यक्तियों के लिए, सारे व्यक्तियों के हित में हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, साम्यवाद कहेंगे। प्लेटो संपत्ति और परिवार के क्षेत्र में साम्यवाद लागू करना चाहते थे। प्लेटो थे जो वह संपत्ति और परिवार के क्षेत्र में साम्यवाद लागू करना चाहते थे। प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से, समानता के पक्षधर थे, दोनों को समान रूप से देखते थे। प्लेटो कहते हैं एक शक्तिशाली स्त्री कमज़ोर पुरुष के बराबर होती है। एक शक्तिशाली स्त्री कमज़ोर पुरुष के बराबर है और एक कमज़ोर पुरुष शक्तिशाली स्त्री के बराबर है। प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों को शासक व सैनिक बनाने के पक्ष में रहते थे। हम जानते हैं कि प्लेटो ने राज्य में 3 वर्ग माना है, जिसे शासक वर्ग, सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग कहा जाता है। प्लेटो ने शासक व सैनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग में रखा है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद की व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग पर लागू करते हैं, वह उत्पादक वर्ग पर इसको लागू नहीं करते हैं। प्लेटो का मानना है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री व पुरुष के पास कोई संपत्ति नहीं होगी। अभिभावक वर्ग के स्त्री और पुरुष के पास कोई संपत्ति नहीं होगी। वे अपने पास कोई निजी घर उनका नहीं होगा, सोना चांदी, पैसे रुपए कुछ नहीं होंगे। वे राजगृह में ही निवास करेंगे। प्लेटो ने परिवार पर साम्यवाद लागू करते हुए कहा, अभिभावक वर्ग के पास निजी परिवार नहीं होंगे, अर्थात स्त्री और पुरुष शादी नहीं करेंगे और राजगृह में निवास करेंगे। प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष से और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री से संबंध रख सकेंगे, ताकि जन्म लेने वाला बच्चा अपने पिता की पहचान न कर सके। ऐसा इसलिए वो करना चाहते थे क्योंकि लोगों में मोह माया ख़त्म हो, वो उनके कर्तव्य का पालन, वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। जब मोह माया ही नहीं रहेगी, घर नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, तो सारा ध्यान वो हमारे राज्य पे देंगे। राज्य में क्या करना चाहिए, कर्तव्य पालन, वो अच्छे से राज्य में कर सकेंगे। इसलिए वो साम्यवाद परिवार में लाना चाहते थे। बच्चे के जन्म लेते ही नर्स उस बच्चे को उठाकर सार्वजनिक बच्चों में मिला देंगी। इस प्रकार माता पिता बच्चों की और बच्चे माता पिता की पहचान नहीं कर पाएंगे। प्लेटो अपने साम्यवादी व्यवस्था से निम्नलिखित उद्देश्यों को सिद्ध करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? सिद्ध करना चाहते थे। शासक वर्ग को या अभिभावक वर्ग को भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहते थे। शासक वर्ग को या अभिभावक वर्ग को भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहते थे। दूसरा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों को घर की 4 दीवारी से मुक्त करना चाहते हैं। जब परिवार व संपत्ति से वंचित से वंचित होंगे तो उनके अंदर कोई मोह माया नहीं होगी। जब परिवार व संपत्ति से जब वो वंचित होंगे तो उनके अंदर कोई मोह माया नहीं होगी, जिससे वो अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर सकते हैं। चौथा, जब सभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो राज्य में न्याय की स्थापना अपने आप ही हो जाएगी। प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना हुई। उनके परम शिष्य अरस्तु का कथन है। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। और उनका कथन था, प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। उन्होंने क्या कहा था? प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। अरस्तु पुनः लिखते हैं, जिस प्रकार थोड़ी सी मदिरा में जल की अधिक मात्रा मिला देने पर मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है, उसी प्रकार पिता पुत्र के नाम से सूचित रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। निटार्प ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्थ साम्यवाद की संज्ञा दी है। कार्ल पापर ने प्लेटो को प्रथम फार्सवादी विचारक कहा। मैक्सी के अनुसार यदि प्लेटो आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होता। प्लेटो और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद में मुख्य यह है कि प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, जबकि मार्क्स का साम्यवाद आर्थिक क्षेत्र में था। प्लेटो जो साम्यवाद लाना चाहते थे वो राजनीतिक में लाना चाहते थे, और मार्क्स जो है वो आर्थिक क्षेत्र में लाना चाहते थे। प्लेटो और मार्क्स के साम्यवाद में मुख्य समानता यह है कि दोनों राज्य या समाज को महत्व देते हैं। प्लेटो और मार्क्स के साम्यवाद में मुख्य समानता यह है कि दोनों राज्य या समाज को महत्व देते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही।
अब कल हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा दर्शन क्या था, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।